सकती, लेकिन बकरी के साथ नाटक ये कि थोड़ा इसमें हमें व्यंग्यात्मक, शोषण, थोड़ी राजनीति, मतलब ये सब हमें दिखाई देगी कि किस तरीके से एक छोटी सी चीज को किस तरीके से लोग पॉलिटिसाइज कर देते हैं। तो अच्छा है, ये भी नाटक बहुत अच्छा है, पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। चलिए आप लिखिए, बकरी नाटक का प्रकाशन बकरी नाटक का प्रकाशन 1974 में हुआ। प्रकाशन 1974 में हुआ। साहित्य जगत में इस नाटक की पर्याप्त चर्चा हुई है। साहित्य जगत में इस नाटक की पर्याप्त चर्चा हुई है। इस चर्चा का कारण इस चर्चा का कारण इस नाटक का कथ्य और शिल्प दोनों हैं। मैम यहीं से बकरी वाले से करना है या इससे पहले भी आपने लिखवा दिया? बेटा इससे पहले मैंने भारत दुर्दशा का करवाया है। पूरी क्लास जो पिछली हुई है रानी, वो हमारी भारत दुर्दशा की हुई है। मैम मैं नहीं थी उस क्लास में। ठीक है, और उसमें हमने उस नाटक के बारे में जो मुझे समझाना था समझाया भी है। उसका मटेरियल आपके ग्रुप में आ गया होगा, है ना। आज जो मैं आपको करा रही हूँ बकरी नाटक है, और आज ही मैंने शुरू किया है इसको। ठीक है, आज में तो ये कंप्लीट नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि अभी आप पिछली क्लास में आप तो नहीं थे शायद। पिछली क्लास में पूरा बच्चे लिख के आए हैं और अभी भी वो थक गए होंगे, और इस क्लास में भी अगर मैं पूरा लिखवाऊंगी तो शायद थोड़ा सा ज्यादा उसमें परेशानी हो जाए। और थोड़ा सा अभी मैं कुछ देर पहले तक जो भी मटेरियल था स्टडी आई मीन रिलेटेड टू एंट्रेंस जो मटेरियल था वो उस पर हम बात कर रहे थे। अच्छा हाँ, श्वेता, अंजलि, हिमांशु, जो भी कोई एक बच्चा ये जो मैंने मटेरियल उसमें सेंड किए आपके ग्रुप में, उसको ट्यूटोरियल ग्रुप में ही नहीं, उसको आप रहने से जब ट्यूटोरियल वाले बच्चे पूछेंगे तब उसमें हम देख लेंगे, क्योंकि अपने आप से जबरदस्ती सेंड करने का कोई मतलब नहीं होता है और वो अच्छा भी नहीं लगता है। बच्चे पूछेंगे तो हम उस पर बात कर लेंगे बाद में। अच्छा ये बताइए, कथ्य और शिल्प दोनों ही हैं। अब आपको कथ्य और शिल्प दोनों के बारे में तो पता है ना, कथ्य क्या होता है और शिल्प क्या होता है। अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट, बैटरी जाने वाली है आज। कथ्य और शिल्प दोनों है, तो शिल्प का क्या, शिल्प के अंदर क्या क्या आएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए बकरी नाटक की शिल्पगत योजना का विश्लेषण कीजिए, तो उसमें आप क्या क्या डालेंगे। बताइए बेटा। और कथ्य में क्या आएगा भैया बच्चे, ये ऐसी चीजें हैं जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब अच्छा सच में बताओ, अगर आया भी होगा फर्स्ट और सेकंड ईयर में कि कौन सा कवि पढ़ा है, बताइए, कोई कवि पढ़ा है आपने इससे पहले। किस कवि के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, नाम बताओ हिमांशु। मैम सूरदास, तुलसीदास। चलिए सूरदास पढ़ा है। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, सूरदास की शिल्प योजना बताइए, शिल्पगत योजना का विश्लेषण कीजिए। आप क्या करेंगे उसमें। मैम जो जो उनकी कविता में जो पंक्ति आती थी, मतलब कि कैसे उनके अलंकार है या वो सब है, रस है या हाँ
भाषा शैली है। भाषा हाँ। शैली कैसी है? भाषा में क्या क्या है? कि मतलब कि सरल सरल भाषा है या वैसे कि मैम मक्खड़ सरल सरल है। भाषा है या लयात्मकता का गुण विद्यमान है, या फिर क्लिष्ट मैम है। जो मैं क्लिष्ट है, और मैम उससे पढ़ने पे क्या महसूस होता है, जैसे चित्रात्मक शैली भी होती है, पढ़ते हुए हम्म हमें ये उसका बात मतलब चित्र उभर के आता है, वो प्रतीत होता है। हम्म। बात शब्दगत शब्द योजना आएगी उसमें। यस मैम, शब्द योजना यस, आनी चाहिए। योजना भी शब्द आएगी और योजना में क्या क्या देखेंगे? तत्सम तद्भव देशज विदेशी देखेंगे। यस मैम, तद्भव और तत्सम मैम। यस मैम। देखिए कुछ पॉइंट्स आप दिमाग में रख लीजिए। ये तो हालांकि हम इस नाटक पे बात कर रहे हैं। शिल्प में सबसे पहले भाषा विचार आ जाता है। भाषा में कैसी भाषा है, क्लिष्ट है, सरल है, सहज है, जो भी आपको डालना है। उसके बाद सेकंड, मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, सेकंड में आप शब्द योजना डाल देंगे। इसके बाद अलंकार आप देख लीजिए, उसके बाद आप रस देख लीजिए, उसके बाद आप समास देख लीजिए, फिर छंद योजना देख लीजिए किस तरह की छंद योजना है। भाषा या तो कठिन हो गया, प्रवाहमयी, ये हम ऊपर ही लिखेंगे। उसके बाद आप प्रकृति चित्रण देखिए, ठीक है, कि क्या उसमें प्रकृति का चित्रण है या नहीं, वो आप डाल देंगे। प्रकृति चित्रण के बाद ये सब आप डाल देंगे। इसके बाद भी आप मतलब थोड़ा सा उसमें आपको लगता है कि और कुछ भी डालना चाहिए, तो प्रवाहमयता है या नहीं। उसके बाद आप उस लेखक ने जो लिखा है उसका क्या उद्देश्य, उसकी आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट क्या है? भाषा योजना, शब्द योजना, समास योजना, अलंकार योजना, रस योजना, छंद योजना, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, इसको आप दिमाग में डाल लीजिए। इस शिल्प के आधार पर, भाषा शैली के आधार पर यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब डालना है। मुहावरे कैसे हैं, मुहावरों का प्रयोग है या नहीं, लोकोक्तियां है या नहीं, कहावतें हैं या नहीं, ठीक है, ये सब आपको अपने दिमाग में डाल देना है, रखना है तैयार कि क्वेश्चन अगर इस रूप में आता है तो आपको इसको ऐसे डालना है। अच्छा, पहला था इसमें शिल्प, तो सेकंड नंबर पे था। और तथ्य की यदि मैं बात करती हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए बकरी नाटक के कथ्य की चर्चा कीजिए, तो वैसे तो कथ्य को हम संवाद योजना में भी डालते हैं, लेकिन यहाँ पर कथानक है, तो इसमें हम ये भी डाल सकते हैं, इस नाटक का कथानक और शिल्प दोनों ही उत्कृष्ट श्रेणी के हैं। तो कथानक में आप क्या डालते हैं? अभी हमने पूरा रंगमंच वाले पेपर में हमने पूरा कथानक पढ़ा है, तो बताइए कि अगर हमें इस नाटक में कथानक क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप क्या डालेंगे? मैम बकरी में बकरी वातावरण कैसा? नाटक, हाँ हाँ, मतलब अभी हम कहानी की स्टोरी की बात नहीं कर रहे। कथानक में हमें क्या देखना होता है? वातावरण इन्होंने बता दिया हमें, हिमांशु ने बोला है कि हाँ, कि वातावरण कैसा हो ये हमें देखना होता है, ठीक है। मैम किस भाषण तो अलग ही टॉपिक है। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम कथानक के अलावा जो देश काल वातावरण तो अलग से ही टॉपिक होता है ना, जो हमें कर लिखना होता है जिसपे। बच्चे वो तो हमारा क्वेश्चन तत्व में चला गया, जो मैंने जो रंगमंच में हम जो कर रहे हैं बच्चे, वो तो तत्व है। तत्व में तो कथानक, देश काल, वातावरण, पात्र योजना, ठीक है, वेशभूषा, उद्देश्य, वो सब वो अलग है। अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि बकरी नाटक, ठीक है, के कथा वस्तु का चित्रण कीजिए, समझ रहे हो, तो Yes, मैं ma'am. सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछ रही थी कि यदि कथा वस्तु, कथानक जैसा कोई क्वेश्चन, इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमें किस चीज का वर्णन करना है। तो हमें ये देखना है, हालांकि पूरी स्टोरी तो आएगी, किस परिवेश में लिखा गया है, किस माहौल में। अब एक बार बताओ कि यदि प्रेमचंद की रचनाओं की हम बात करें, ठीक है, यहाँ भी मैं बकरी नहीं उठा रही हूँ, प्रेमचंद की रचनाएं, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेमचंद जो है उत्तर भारत के लेखक हैं और उनकी रचनाओं में उत्तर भारत की समस्याएं ज्यादातर उजागर होकर आती हैं। अगर मैं रेणु की बात करूं, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की है मैला आंचल, और उसके अलावा भी उनकी एक दो और है, प्रति परिकथा, और भी जो एक दो आई थिंक रेणु की ही है मैला आंचल।
तो अगर मान लो कि मैलांचल के लेखक के बारे में आ जाए, तो जाहिर सी बात है बिहार के पूर्णिया जिले में इस कहानी, इस पूरे मैलांचल को लिखा गया है। तो ये चीज हम, और दूसरी बात, हम उस लेखक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि ये जो है बिहार के से संबंधित लेखक है। हाँ हिमांशु बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? यही कि कथानक में पूरी बात ना बता के थोड़ी बात मतलब शॉर्ट में एक्सप्लेन करना कि ये चीज हो गई इसकी। हाँ, कि ये चीजें इसमें दी गई है, फिर पूरी स्टोरी को एक समक रूप में। हाँ बोलो। मैम यही बोल रहा था। चलिए, समरी रूप में हमें लिखना होता है। चलिए लिखिए, इसको आगे कीजिए, नहीं तो रह जाएगा। तुम तो 20 मिनट लिखना चाहते थे, 20 मिनट बचाए बेटा। इस नाटक का कथ्य समकालीन परिस्थितियों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। इस नाटक का कथ्य समकालीन परिस्थितियों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। शिल्प की दृष्टि से यह नाटक शिल्प की दृष्टि से यह नाटक नौटंकी शैली में लिखा गया है। नौटंकी शैली में लिखा गया है। मैम हाँ बेटा। एक बार रिपीट कर दीजिए इस नाटक का कथ्य समकालीन परिस्थितियों के बाद। परिस्थितियों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। शिल्प की दृष्टि से यह नाटक नौटंकी शैली में लिखा गया है। यह नाटक बदलते हुए तेवर का सीधा साधा नाटक है। यह नाटक बदलते हुए तेवर का सीधा साधा नाटक है। आम आदमी के शोषण कथा को आम आदमी के शोषण कथा को बड़े ही साहस के साथ बड़े ही साहस के साथ इस नाटक द्वारा दर्शकों के सामने लाया गया है। दर्शकों के सामने लाया गया है। राजनीतिज्ञ लोग राजनीतिज्ञ लोग गांधी की बकरी गांधी की बकरी के माध्यम से जनता का शोषण कर रहे हैं। मैम गांधी की बकरी के बाद यही है। गांधी की बकरी के माध्यम से जनता का शोषण कर रहे हैं।
हेलो, आवाज आ रही है क्या कुछ? नहीं आ रही। नहीं आ रही। फिर ठीक है। श्वेता, हाँ। ये नाटक वाले इसका सिलेबस ग्रुप में एक बार फिर से सेंड कर देना। आवाज आ रही है बच्चे? यस मैम, अब आ यस रही है। मैम। वो बेटा एक्चुअली शायद मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, पता नहीं कैसे चार्ज पे लगाया था, तो मैंने अभी फोन पे चालू किया है। 1 सेकंड आप रुकिए। कहाँ पर थे बेटा हिमांशु? मैम, माध्यम से जनता का शोषण कर रहे हैं। यस मैम, यहीं तक है अभी तक तो। शोषण कर रहे हैं लास्ट। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अपने दुष्कर्मों को छिपाने के लिए अपने दुष्कर्मों को छिपाने के लिए गांधी जी के सिद्धांतों को ढाल बनाकर गांधी जी के सिद्धांतों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। गांधी जी के सिद्धांतों का यही दुरुपयोग गांधी जी के सिद्धांतों का यही दुरुपयोग इस नाटक में दिखाया गया है। इस नाटक में दिखाया गया है। किस प्रकार आज भी गांधी जी की बकरी किस प्रकार आज भी गांधी जी की गांवों में इस्तेमाल की जाती है। गांधीवादी सिद्धांत के नाम पर मैम एक बार रिपीट करना, इस्तेमाल की जाती है के बाद। दोबारा बोलती हूँ। इस प्रकार आज भी गांधी जी की बकरी गांवों में इस्तेमाल की जाती है। गांधीवादी सिद्धांत के नाम पर नेतागण जनता से वोट मांगते हैं। फिर कुर्सी मांगते हैं। फिर उन्हें भूल जाते हैं। यानी गांधी के नाम पर जनता को गुमराह किया जाता है और अपने स्वार्थों की पूर्ति की जाती है। और अपने स्वार्थों की पूर्ति की जाती है।
गांधी जी के नाम पर आज भी जनता लुट रही है, आज भी जनता लुट रही है और राजनीतिज्ञ लोग उन्हें लूट रहे हैं, या नेतागण लोग उन्हें लूट रहे हैं। पैराग्राफ चेंज करो बेटा, थोड़ा सा और लिखवाऊंगी फिर छोड़ दूंगी, 2-3 लाइन है, फिर मैं नेक्स्ट उसमें लिखवाऊंगी। लेकिन जितना लिखवाया है उससे आपको क्या समझ में आया? कोई एक बताया, निकेश तुम बताओ क्या समझ में आया जो एक हमने ये पैराग्राफ लिखा है? मैम रीड करके बताते हैं, 1 मिनट। बताओ मैंने हाँ बताओ बताओ बेटा। मैम यही कि इसमें गांधी जी की कोई बकरी होगी और उसको लेके मतलब आगे पीछे मतलब उस चीज का लोगों को फायदा, नेता वगैरह जो पब्लिक का फायदा उठाते हैं इसमें। देखिए गांधी जी की बकरी नहीं है इस नाटक में। मैम इस नाटक के माध्यम से कटाक्ष किया गया है और आलोचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि जनता को कैसे नेता लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, उनका वोट लेते हैं, उनके बाद उन्हें भूल जाते हैं, उनका एक तरह से कह सकते हैं इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, उसके बाद उनके लिए वो कुछ भी नहीं करते। हाँ तो एक तरीके से वैसे बकरी इस नाटक में है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नाटक बकरी में बकरी नहीं है, नाटक का नाम ही बकरी है, लेकिन उस बकरी का मतलब इसमें काफी कुछ आप जब अभी मैं लिखवाऊंगी तो आप काफी कुछ आपको इसमें सीखने को, एक हास्यात्मक व्यंग्यात्मक जो भाव है वो आपको देखने को उसमें मिलेगा कि किस प्रकार से ये जो बकरी है गांधी के नाम पर एक जगह से दूसरी जगह इसको लोग बेचते हैं, फिर उसका फायदा उठाते हैं और लोग मतलब खुले दामों की गांधी जी की है, गांधी मतलब एक तरीके से यहाँ पर हम वैसे तो कहानी इसकी कुछ है लेकिन हम भावार्थ इसमें क्या कहेंगे कि जो गांधी जी के विचार हैं, ठीक है, उस विचार को कैसे बेचते हैं लोग, उस एग्जैक्ट जो एक कहानी एक कथा इसमें चल रही है। दूसरा जो इसका भाव है हमें वो समझना है कि जो गांधी जी के जो विचार हैं लोग उस विचार को कैसे अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वो विचार से जनता को कुछ मिले ना मिले लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने का रास्ता नेतागण को जरूर मिल गया है। कोई एक उदाहरण है आप लोगों के पास? मैम ये इलेक्शन के टाइम पे ये वादे करते हैं जो झूठे झूठे, इलेक्शन के टाइम पे बातें करते हैं, और अभी क्या चल रहा है आजकल? मैम आजकल तो सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का ही है। इलेक्शन के टाइम बोलते हैं कि मतलब इतना रोजगार देंगे, उसके बाद रोजगार देते नहीं है। हालांकि हो सकता है मेरी इसमें आलोचना हो सकती है, पर आजकल आप जहां देखो जिस एकेडमिक सेक्शन संस्था में जाके आप देखिए गांधी जी के ऊपर सेमिनार हो रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं। गलत यस है? मैम सही कह रहे हो। बीच में हुआ था कि मैम ये गोडसे वाला हो रहा था ना कि ये लोग जो आरएसएस वाले हैं ये लोग गोडसे को मानते हैं बहुत ज्यादा, और इन्होंने गोडसे का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करा था, उसकी वजह से इनकी बेइज्जती भी हुई थी मैम इंटरनेशनल लेवल पे, जिसके कारण इन्होंने फिर होर्डिंग वगैरह लगवाया था गांधी जी के नाम पे, मतलब पोस्टर वगैरह बड़े बड़े लगवाए थे। उसके बाद मैम ये सिलसिला चले आ रहा है मैम, ये काफी टाइम से चल रहा है। नहीं, मैं तो अभी भी ये कहूंगी कि गांधी जी महान थे, मैं गांधी जी की विचारधारा को कभी डिनाई नहीं कर रही, लेकिन गांधी जी के नाम पर क्या गांधी जी के बच्चे फायदा उठा रहे हैं? नो मैम वो नहीं है, बाकी नेता लोग उठा रहे हैं उनके नाम पे। बाकी सब उठा रहे हैं, यस मैम। कॉलेज उठा रहा है, स्कूल उठा रहा है, देश उठा रहा है, राज्य उठा रहे हैं, नेता उठा रहे हैं, जनता उठा रही है, सब उठा रहे हैं। मैं हाँ जमुना बेटा आप जा सकते हैं, फिर अभी मैं नहीं लिखवाऊंगी, इफ यू वांट टू गो देन गो। अब 2-3 मिनट में मैं क्या लिखवाऊंगी, ठीक है, लेकिन मैम मैं थोड़ा सा रुक जाऊं, फिर 5-10 मिनट आपकी क्लास सेशन खत्म होने वाली है। हाँ हाँ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके थैंक यू मैम। हाँ वेलकम, कोई बात नहीं। वो तो बेटा क्लास तो ऑलरेडी खत्म होने वाली, नॉर्मली मैं
एक्चुअली अब यस मैम, मैं इस, वही कह रही थी मैम, फिर 5 मिनट्स बच रहे तो मैम रुक जाऊं? रुक जाओ बेटा, मैं तो चाहती हूँ रुक जाओ। ओके मैम, फिर मैं 4 बजे लेफ्ट कर देती हूँ। अच्छा ये बताओ, जितना लिखवाया उससे इस नाटक के बारे में एक बड़ा मतलब थोड़ा सा आपके दिमाग में कुछ सेट हो गया कि हाँ एग्जैक्टली हमें इस नाटक में क्या पढ़ना है? यस मैम, सेट हो गया इसमें क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है, और पढ़ोगे ना तो अब तुम्हें मजा भी आएगा। अभी तक तो आप ये सोच रहे होगे कि हाय हमें नाटक पढ़ना है, हमें बकरी पढ़ना है, पता नहीं क्या है। अब आपको पता है कि इसका कथ्य क्या है, ठीक है। और शिल्प भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें काफी चुटीले शब्द, व्यंग्यात्मक शब्द, और किस तरीके से बकरी का फायदा उठाया है यहाँ पर आप इसमें बता सकते हैं कि बकरी की तो एक मूल कथा है। बेसिकली लेखक जो है क्या कहना चाहता है कि गांधी जी के विचार जो हैं किस तरीके से, किस प्रकार से जो है जनता को तो प्रभावित करती है, ठीक है। और लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो नेताओं को भी प्रभावित करती है। हाँ ये जरूर पता है कि नेता उसका फायदा जरूर उठाते हैं, सारे नेता। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि पक्ष और विपक्ष, मेरे को कहीं पे भी नहीं जाना। हर क्लास में मैं ये बोलती हूँ कि मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं न्यूट्रल होके बात करती हूँ। किसी भी इंस्टीट्यूट में ले लो, गांधी जी गांधी जी गांधी गांधी का मतलब एक मजबूरी वाला हाल नहीं हो गया है कि हमें गांधी जी का अगर हमने सेमिनार नहीं कराया तो हमारे कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने इस चीज पे ये काम नहीं कराया तो नाम खराब हो जाएगा। अरे आप किसी की कॉल आने से पहले, किसी का मैसेज आने से पहले, किसी की तरफ से दबाव पड़ने से पहले अगर आप वो काम करें तो क्या ज्यादा अच्छा नहीं होगा? लेकिन अब गांधी, अंबेडकर, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती हम अंबेडकर पे बात कर रहे हैं, जबरदस्ती हम गांधी जी पे बात कर रहे हैं। और एक्चुअली में गांधी जी के विचारों का फायदा हर व्यक्ति उठा रहा है, मैम कहीं पर भी हो। मैम फिल्मकार भी उठाते हैं मैम, मूवीज बना डालते हैं गांधी की विचारधाराओं पे। हाँ पूरी मूवी बन जाती है यस तो, मैम। और वो चलती भी है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं चलती। चलिए मैं यही रोक दूं, फिर आज फिर अभी लिखवाऊं थोड़ा सा, 2-3 लाइनें हैं। क्या टाइम हो गया है बेटा? मैम रात 2-3 लाइनें हैं तो लिखवा दो मैम, कंप्लीट करा दो 2-3 लाइन। हाँ ठीक है लिख लो, फिर वो अगले नेक्स्ट पैरा हो जाएगा। आज की पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर, आज की पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर यह नाटक एक गहरी चोट करता है। इस नाटक की विशेषता ही यही है इस नाटक की विशेषता ही यही है कि ग्रामीण गरीब से लेकर कि ग्रामीण गरीब से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग तक, बुद्धिजीवी वर्ग तक इसे आसानी से समझ सकता है। इसे आसानी से समझ सकता है। जहां भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी में, अच्छा आपको पता है अंधेर नगरी में भी बकरी का फायदा उठा, बकरी को मतलब लेके आया गया था। किसी को कथा याद है अंधेर नगरी की? मैम कहानी याद है। हाँ हाँ कहानी मैं वही पूछ रही हूँ, क्या कहानी है इसकी? मैम वो एक गुरु रहते हैं और चेला, वो लोग जाते हैं तो वहां पे टके शेर भाजी टके शेर खाजा, आपने सुना है ना इसमें? जिसको नहीं देनी चाहिए उसे देते हैं।
एक काम करेंगे, आज की क्लास को मैं यहीं रोक रही हूँ, अगली क्लास में आप अंधेर नगरी थोड़ा सा पढ़ के आए, नहीं तो वैसे मैं सिंपल बता दूं, गुरु और चेला है। एक गांव ऐसा है जहां पर सब कुछ टके सेर और टके सेर भाजी में टके सेर सब बिकता है। तो वहां पर एक बकरी मर जाती है, तो राजा उसको सजा देने के बजाय जिसके कारण बकरी मरी है, कहाँ कहाँ से गुजरते हुए उस चेले तक पहुंच जाते हैं। पूरी समअप में बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम ठीक से बता दूंगी, ठीक है। और उस चेले को फांसी लगाना, मतलब क्योंकि फांसी का फंदा जो है उस चेले के गले के बराबर था, इसलिए उसको फांसी लगाने की आज्ञा देता है। लेकिन ऐसे में उसका गुरु आकर एक उसको बचा लेता है और राजा को ये बोलता है कि ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो फांसी लगाएगा सीधा स्वर्ग को पहुंचेगा। यानी कि वो राजा इतना इतना बेवकूफ कहते था या हो सकता है, मतलब था या लेखक बताना चाह रहा था। मैम ये भी बोलते हैं कि पुनर्जन्म में वो दोबारा से राजा ही बनेगा। हाँ, तो मतलब वो अपना दिमाग लगाता ही नहीं, दूसरों के कहने पे चलता है। और जाहिर सी बात है, जहां पर स्तर का विभाजन ना हो, अमीर और गरीब में कुछ अंतर ना हो और सब एक बराबर के हों, तो कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। अच्छा, वहां पे जलेबी का रेट भी वही है और सब्जी का रेट भी वही है, मिठाई का रेट भी वही है, तो सब दिखाने की कोशिश की। तो खैर उसका गुरु उसको बचा तो लेता है, उस राजा को ही फांसी दे देता है, क्यों फांसी दिलवा देता है सिर्फ उसको ये कह के कि आज के इस मुहूर्त में जो फांसी लगेगी वो जो है काफी अच्छा मुहूर्त है और काफी वो जो स्वर्ग में पहुंचेगा और उसका पुनर्जन्म यदि होगा तो ऐसा ऐसा होगा। और वो राजा उस फांसी पर लटक जाता है। यहाँ तो गुरु ने उसको बचा लिया। तो ये बिल्कुल इस नाटक में भी पूरा बकरी को ही एक माध्यम बनाया गया था। ठीक है, चलिए बच्चे, अब मैं इस क्लास को छोड़ती हूँ, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। ठीक है बेटा? मैम एक बार लाइन रिपीट कर दीजिए प्लीज। कौन सी लाइन? भारतेंदु वाली। जहाँ भारत अच्छा, मैं भूल गई। जहाँ भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी में बकरी को केंद्र में रखकर सत्ता विरोध का स्वर बुलंद किया था, सत्ता विरोध का स्वर बुलंद किया था, वहीं सर्वेश्वर जी ने अपने सर्वेश्वर जी ने अपने इस नाटक में बकरी को ही सत्ता विरोध का माध्यम बनाया है। वहीं सर्वेश्वर जी ने बकरी को ही सत्ता विरोध का माध्यम बनाया। ठीक है, चलिए अब रखती हूँ। बाय थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय, वेलकम।